हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। क्या आपका ट्रिपल सी या आईटी टूल्स का एग्जाम है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपका भी अभी स्कोर सही नहीं आता है या आपने भी अभी तक नहीं पढ़ा, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना अच्छे स्कोर ला सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एग्जाम तक मैं 1 से 2 और मैराथन लाने वाला हूं, जिसको आप देखकर अपना पेपर बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन आखिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है अरपा। आगे सबसे पहले चलते हैं, जो अरपा का नाम आया है इसका क्या फुल फॉर्म होता है। तो अरपा नेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अरपा नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अरपा नेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आगे पूछा गया है का पहला सफल संदेश कब और कहां भेजा गया था। मिस अर्पा नेट का पहला सफल संदेश कब और कहां भेजा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 29 अक्टूबर 1969 को यूसीएलए से एसआरआई तक भेजा गया था। तो कब भेजा गया था? सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, 29 अक्टूबर 1969 को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्पानेट को आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया था और क्यों। जो अर्पानेट है, जिसकी मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताई, उसको आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया था और क्यों। ऑप्शन ए है 1990, क्योंकि यह टीसीपी आईपी में स्थानांतरित हो गया। ऑप्शन बी 1985, नेटवर्क फेल होने के कारण। ऑप्शन सी इंटरनेट के विकास के लिए। या ऑप्शन डी 1995, वर्ल्ड वाइड वेब आने के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1990, क्योंकि यह टीसीपी आईपी में स्थानांतरित हो गया। जो अर्पानेट है आधिकारिक रूप से कब समाप्त हुआ? सन 1990 में समाप्त हुआ, क्योंकि यह टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में स्थानांतरित हो गया। तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूं, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए आईपी एड्रेस के बदले उपयोगकर्ता अनुकूल नाम प्रदान करना। ऑप्शन बी डेटा ट्रांसफर स्पीड बढ़ाना। ऑप्शन सी केवल सैन उपयोग। या ऑप्शन डी डेटा सर्वर से क्लाइंट तक डेटा इंक्रिप्शन करना। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए आईपी एड्रेस के बदले उपयोगकर्ता अनुकूल नाम प्रदान करना। मीन्स आईपी एड्रेस के बदले उपयोगकर्ता अनुकूल नाम प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम शेयरिंग सिस्टम की अवधारणा का इंटरनेट पर क्या प्रभाव पड़ा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है, इसकी अवधारणा का इंटरनेट पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए डेटा साझा करने में सुधार। ऑप्शन बी नेटवर्किंग का आधार तैयार करना। या ऑप्शन सी अर्पानेट का प्रारंभिक उपयोग। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। मीन्स जो टाइम शेयरिंग है इसका क्या उपयोग है? मीन्स डेटा साझा करने में सुधार आया है, नेटवर्किंग का आधार तैयार करना, या अर्पानेट का प्रारंभिक उपयोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिम बर्नर्स ली ने इस क्वेश्चन है टिम बर्नर्स ली ने किस वर्ष www का पहला संस्करण विकसित किया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि www का पहला संस्करण कब विकसित हुआ। ऑप्शन ए है 1989। ऑप्शन बी 1991। ऑप्शन सी 1993। या ऑप्शन डी 1995। www का पहला संस्करण कब विकसित हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1989। 1989 को पहला संस्करण विकसित हुआ। इसकी फुल फॉर्म होती है www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब।
www की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। आपको जो फुल फॉर्म लिखी नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उनको अपनी कॉपी में जरूर लिखना है, साथ में नोट्स बना देना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP और HTML दोनों को किसने विकसित किया? ऑप्शन ए विंडसर्फ, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी रॉबर्ट मेटकाफ, ऑप्शन डी मार्क एंडरसन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली द्वारा HTTP और HTML दोनों को विकसित किया गया था। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला व्यावसायिक डोमेन नेम क्या था और यह कब पंजीकृत हुआ था? क्वेश्चन में पूछा गया है पहला व्यावसायिक डोमेन नेम क्या था और यह कब पंजीकृत हुआ था? ऑप्शन ए symbolics.com जो विकसित हुआ था 15 मार्च 1985। ऑप्शन बी microsoft.com जो विकसित हुआ था 20 नवंबर 1986। ऑप्शन सी है google.com जो विकसित हुआ था 4 सितंबर 1998। या ऑप्शन डी क्या है? याहू जो विकसित हुआ था 18 जनवरी 1995 जो विकसित हुआ था 18 जनवरी 1995। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। पहला व्यवसायिक नाम क्या था? तो पहला व्यवसायिक नाम था symbolics.com जो विकसित हुआ था 15 मार्च 1985। कब विकसित हुआ था? 15 मार्च 1985। आपको डेट अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं लाया हूं आपके लिए सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv4 को विकसित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो IPv4 होता है, अभी मैंने IP की फुल फॉर्म बताई इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी से हो गया वर्जन 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 को विकसित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऑप्शन ए सीमित IP एड्रेस को व्यवस्थित करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा सुरक्षित के लिए, ऑप्शन सी केवल मिलिट्री उपयोग के लिए, या ऑप्शन डी डेटा के तेज ट्रांसफर के लिए, या डेटा के तेज ट्रांसफर के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सीमित IP एड्रेस को व्यवस्थित करने के लिए। जो IPv4 है इसको विकसित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका आंसर होगा सीमित IP एड्रेस को व्यवस्थित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था और इसे कब जारी किया गया था? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पहला वेब ब्राउज़र था वह कौन सा था और उसे कब जारी किया गया था? ऑप्शन ए मोजेक जो विकसित किया गया था 1993 में। ऑप्शन बी है नेटस्केप जो विकसित हुआ था 1995 में। ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो विकसित हुआ था 1996 में। या ऑप्शन डी है क्रोम जो विकसित हुआ है 2008 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1993 मोजेक। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था और इसे कब जारी किया गया? इसका सही आंसर होगा मोजेक जो 1983 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICANN का फुल फॉर्म पहले आप देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या है इसका, और इसके बाद देखते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। फुल फॉर्म क्या होता है? ICANN इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। ICANN का फुल फॉर्म इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर की स्थापना कब और किस उद्देश्य से हुई? की स्थापना जो ICANN की स्थापना कब हुई और किस उद्देश्य से हुई? तो ऑप्शन ए है 1998 डोमेन नेम और IP एड्रेस के प्रबंध के लिए। ऑप्शन बी 1990 ARPANET के संचालन के लिए। ऑप्शन सी है 2000 साइबर सुरक्षा के लिए। या ऑप्शन डी है सन 2000 वेबसाइट की निगरानी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1998 में डोमेन नेम और IP एड्रेस के प्रबंध के लिए। जो ICANN की स्थापना सन 1998 में हुई, इसका उद्देश्य था डोमेन नेम और IP एड्रेस के प्रबंध के लिए।
आपको यहाँ पे फुल फॉर्म भी याद रखनी है। ICANN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइंड नेम्ड एंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए कब उपलब्ध कराया गया? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1995 या ऑप्शन डी 1983। क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए कब उपलब्ध कराया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1995। आधिकारिक रूप से कब इसको सार्वजनिक उपयोग के लिए लाया गया है? तो सन 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट न्यूट्रलिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो नेट न्यूट्रलिटी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सभी इंटरनेट उपयोगकर्ता को समान डेटा एक्सेस देना, ऑप्शन बी केवल मुक्त इंटरनेट प्रदान करना, ऑप्शन सी ब्रॉडबैंड स्पीड बढ़ाना या ऑप्शन डी है केवल सरकारी डेटा सुरक्षित करना। जो नेट न्यूट्रलिटी है इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन ए सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को समान डेटा एक्सेस देना। क्या है इसका उद्देश्य? सभी इंटरनेट उपयोगकर्ता को समान डेटा एक्सेस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सर्च इंजन आर्ची को किस वर्ष विकसित किया गया था? में जो आर्ची सर्च इंजन है इसे किस वर्ष विकसित किया गया? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी है 1985 एंड ऑप्शन डी है 1998। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए 1990। जो आपका पहला सर्च इंजन है आर्ची, पहला सर्च इंजन कौन सा है? आर्ची। इसे विकसित किया गया था सन 1990 में। और पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? मोजेक था। ठीक है, आपको यहाँ याद रखना है कि पूछा क्या गया है, सर्च इंजन पूछा गया है या पूछा गया है ब्राउजर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है SMTP। SMTP का सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको ये फुल फॉर्म बार बार कह रहा हूँ, आपको ये फुल फॉर्म अपनी कॉपी में जरूर नोट करनी है क्योंकि फुल फॉर्म भी आपके पेपर में आती हैं। तो SMTP का आविष्कार किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए ईमेल भेजने के लिए, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर के लिए, ऑप्शन सी ब्राउजर लोडिंग के लिए, ऑप्शन डी वेब ट्रांसमिशन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईमेल भेजने के लिए। आपको यहाँ फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका आविष्कार किस लिए हुआ? तो ईमेल भेजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है W3 का गठन किस उद्देश्य से हुआ? मिस पूछा गया है जो W3 है इसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है वेब मानकों को विकसित करने के लिए, ऑप्शन ए क्या है? वेब मानकों को विकसित करने के लिए, ऑप्शन बी DNS को सुरक्षित करने के लिए, ऑप्शन सी ARPANET को मैनेज करने के लिए या ऑप्शन डी है TCP/IP को मॉनिटर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वेब मानकों को विकसित करने के लिए। जो W3 है इसका क्या उद्देश्य था गठन करने का? तो इसका उद्देश्य था वेब मानकों को विकसित करने के लिए। आपसे यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि जो W3C है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो W3C की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। W3C की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस कंपनी ने और कब जारी किया था? मीन्स जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसे किस कंपनी ने और कब जारी किया था? ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट 1995, ऑप्शन बी नेटस्केप 1994, ऑप्शन सी गूगल 1998 या ऑप्शन डी है एप्पल 2001। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट 1995। इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा सन 1995 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए पहला हाइपरलिंक कब और किसने बनाया? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए पहला हाइपरलिंक
कब और किसने बनाया? ऑप्शन ए 1989 टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी 1970 विंडसर्फ, ऑप्शन सी 1991 मार्क एंडरसन, या ऑप्शन डी 1983 रॉबर्ट काहन ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1989 टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब के लिए पहला हाइपरलिंक कब और किसने बनाया? तो इसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने सन 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटस्केप नेविगेटर किस दशक में सबसे अच्छा लोकप्रिय ब्राउज़र माना गया? मिस क्वेश्चन में पूछा गया है जो नेटस्केप था किस दशक में सबसे अच्छा लोकप्रिय ब्राउज़र माना गया? ऑप्शन ए है 1990 के दशक में, ऑप्शन बी 1980 के दशक में, ऑप्शन सी 2000 के दशक में, या ऑप्शन डी 2010 के दशक में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1990 के दशक में। जो नेटस्केप नेविगेटर है किस दशक में सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर डार्क वेब का मुख्य रूप से क्या उपयोग है? मिस क्वेश्चन में पूछा गया है जो डार्क वेब है इसका मुख्य रूप से उपयोग कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 2000 के बाद, ऑप्शन बी 1990 के बाद, ऑप्शन सी 1980 के बाद, या ऑप्शन डी 2010 के बाद। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डार्क वेब का मुख्य रूप से उपयोग कब शुरू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही सन 2000 ईस्वी के बाद। 2000 के बाद डार्क वेब का उपयोग किया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv6 को IPv4 की तुलना में क्यों विकसित किया गया? जो IPv6 है IPv4 की तुलना में क्यों विकसित किया गया? ऑप्शन ए बढ़ते डिवाइस और सीमित IP एड्रेस स्पेस के कारण, ऑप्शन बी डेटा सुरक्षा के कारण बढ़ने के कारण, ऑप्शन सी केवल मिलिट्री उपयोग के लिए, या ऑप्शन डी है तेज डेटा ट्रांसफर के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ते डिवाइस और सीमित IP एड्रेस स्पेस के कारण। सबसे पहले IPv6 था, इसके बाद IPv6 आया है जिसको मैंने अभी बताया। IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और V से हो गया वर्जन 6, ऐसे ही वर्जन 4 और वर्जन 6। तो जो IPv4 था तो IPv6 की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बढ़ती डिवाइस से आप देख सकते हैं कि डिवाइस कितने ज़्यादा बढ़ते आ रहे हैं, हर व्यक्ति मोबाइल और कंप्यूटर चला रहा है, तो इसके लिए IPv6 की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवैक का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया गया? जो यूनिवैक है इसका मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया गया? ऑप्शन ए सैन्य, ऑप्शन बी वाणिज्य डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी वैज्ञानिक अनुसंधान, या ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाणिज्य डेटा प्रोसेसिंग। यूनिवैक जो कंप्यूटर था इसका सबसे ज़्यादा वाणिज्य डेटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना वीडियो को लाइक करते हैं। और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनालिटिकल इंजन में कौन सा प्रोग्रामिंग सिद्धांत जोड़ा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया है एनालिटिकल इंजन में कौन सा प्रोग्रामिंग सिद्धांत जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है लूपिंग, ऑप्शन बी कंडीशनल लॉजिक, ऑप्शन सी स्टोरेज, एंड ऑप्शन डी है सभी विकल्प। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। जो एनालिटिकल इंजन है, एनालिटिकल इंजन में कौन सा प्रोग्रामिंग सिद्धांत जोड़ा गया था? तो लूपिंग, कंडीशनल लॉजिक एंड स्टोरेज तीनों जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में किसे जाना जाता है? पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी एडा लवलेस, एंड ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग, एंड ऑप्शन डी है
जॉन न्यूमैन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फर्स्ट प्रोग्रामर थी वो कौन थी, तो आंसर होगा ऑप्शन बी एडा लवलेस। एडा लवलेस थी, ये फर्स्ट प्रोग्रामर के रूप में जानी जाती हैं। आपको नाम अच्छे से याद रखना है, क्या नाम है, एडा लवलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा किस उद्देश्य से विकसित हुई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फोर्ट्रॉन भाषा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए बिजनेस एप्लीकेशन, ऑप्शन बी वैज्ञानिक और गणितीय गणनाएं, ऑप्शन सी वेब एप्लीकेशन, या ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वैज्ञानिक और गणितीय गणनाएं। फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था वैज्ञानिक और गणितीय गणनाएं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर के उपयोग के लिए किस पीढ़ी के ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। आप यहां से देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर की पीढ़ियां कितनी हुई हैं, टोटल कंप्यूटर में 5 पीढ़ियां हुई हैं। 5 फर्स्ट मीन्स 5 जनरेशन। पहली जनरेशन में प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड जनरेशन में प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का, एंड थर्ड जनरेशन में प्रयोग किया गया था आईसी चिप का, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड फोर्थ जनरेशन में प्रयोग किया गया था माइक्रो प्रोसेसर, एंड जो फिफ्थ जनरेशन थी उसमें प्रयोग किया गया था VULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मीन्स अल्ट्रा मीन्स कह सकते हैं आप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, दोनों ऑप्शन आते हैं ULSI या AI, दोनों का प्रयोग किया गया था फिफ्थ जनरेशन में। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए कौन सी पीढ़ी शुरू हुई, तो ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में आ जाएगा, तो आंसर होगा सेकंड पीढ़ी में। आपके यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने अभी 5 पीढ़ियां बताई हैं कौन कौन सी, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसी चिप, एंड फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, एंड फिफ्थ जनरेशन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENIAC को प्रोग्राम करने के लिए किसका उपयोग किया गया था। मिस क्वेश्चन में पूछा गया है जो ENIAC को प्रोग्राम करने के लिए किसका उपयोग किया गया था। ऑप्शन ए है पंच कार्ड, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, या ऑप्शन डी टेलीफोन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ENIAC को प्रोग्राम करने के लिए स्विच का प्रयोग किया गया था। जो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस में किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। अभी अभी मैंने आपको बताया कि तीसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ था, तो तीसरी पीढ़ी में आप कह सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप जिसे बोलते हैं। जी वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था, किस जनरेशन कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन ट्रांजिस्टर, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड माइक्रो प्रोसेसर किस में हो जाएगा, फोर्थ जनरेशन में। तो आपको यहाँ से भी याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, एंड थर्ड जनरेशन आईसी चिप, एंड फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, एंड फिफ्थ जनरेशन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM ने अपना पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर मीन्स पर्सनल कंप्यूटर किस वर्ष लॉन्च किया। क्वेश्चन में पूछा गया है जो IBM ने अपना पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर जिसको PC बोलते हैं, PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, किस वर्ष लॉन्च किया। ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1985, या ऑप्शन डी 1990। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1981। जो IBM ने पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर किस वर्ष लॉन्च किया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1981। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो मैं आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ, आपको इनको साथ ही साथ याद करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गोरिथम शब्द का नाम किसके नाम पर रखा गया। जो एल्गोरिथम शब्द है ये इसका नाम किसके नाम पर रखा गया। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी गॉडफ्रे हार्डी, ऑप्शन सी मोहब्बत अल ख्वाजमी, या ऑप्शन डी जॉर्ज वूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहब्बत अल ख्वारिज़मी। एल्गोरिथम शब्द का नाम
किसके नाम पर रखा गया? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद अल ख्वारिज़मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन ट्यूरिंग ने किस यंत्र का निर्माण किया था जिसे आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है? जो एलन ट्यूरिंग है, इसने किस चीज का आविष्कार किया था, या एलन ट्यूरिंग ने किस यंत्र का निर्माण किया? तो एलन ट्यूरिंग ने निर्माण किया था ट्यूरिंग मशीन का। एलन ट्यूरिंग ने किस यंत्र का निर्माण किया था? ऑप्शन ए ट्यूरिंग मशीन, ऑप्शन बी डिफरेंस इंजन, ऑप्शन सी एनालिटिकल इंजन, या ऑप्शन डी यूनिवैक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए टर्निंग मशीन। एलन ट्यूरिंग ने किस यंत्र का निर्माण किया? तो एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? जो पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए हरमन हॉलरेथ, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी ग्रेस हॉपर, या ऑप्शन डी जॉन नेपियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? तो पंच कार्ड का आविष्कार किया हरमन हॉलरेथ ने। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? तो पंच कार्ड का आविष्कार किया हरमन हॉलरेथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का पहला व्यावसायिक उपयोग किस कंप्यूटर में किया गया? जो माइक्रो प्रोसेसर था, इसका पहला व्यावसायिक उपयोग किस कंप्यूटर में किया गया? ऑप्शन ए आल्टेयर 8800, ऑप्शन बी एप्पल फर्स्ट, ऑप्शन सी IBM PC, या ऑप्शन डी है HP 85। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आल्टेयर 8800। माइक्रो प्रोसेसर का पहला व्यावसायिक उपयोग किस कंप्यूटर में किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए आल्टेयर 8800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेस हॉपर ने कौन सी क्रांति लाने में मदद की? जो ग्रेस हॉपर था, उसने कौन सी क्रांति को लाने में मदद की? ऑप्शन ए कंपाइलर का आविष्कार, ऑप्शन बी इंटरनेट का आविष्कार, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार, या ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर की खोज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंपाइलर का आविष्कार। ग्रेस हॉपर ने कौन सी क्रांति लाने में मदद की? इसका आंसर होगा कंपाइलर का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो मैंने आपको पहले ही सारे बता दिए। फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC चिप, एंड फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, एंड फिफ्थ जनरेशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर आपकी पांचों पीढ़ियाँ आपको देखने को मिल गई कि किस पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कलाइन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? पास्कलाइन यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल, ऑप्शन बी गॉटफ्रेड लाइबनिज, ऑप्शन सी हरमन एलिरेथ, एंड ऑप्शन डी जॉन नेपियर। तो इसका आंसर होगा सही ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? तो पास्कलाइन का आविष्कार किया ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल सेकंड कंप्यूटर को किसने विकसित किया? जो एप्पल सेकंड है कंप्यूटर है, इसको किसने विकसित किया? ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन डी गॉर्डन मूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कंप्यूटर स्पीड से, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर संख्या से, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर विकास से, या ऑप्शन डी डेटा स्टोरेज क्षमता से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर की संख्या से। जो मूर का नियम संबंधित है ट्रांजिस्टर की संख्या से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग मुख्यतः किसमें किया गया? ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में, या ऑप्शन डी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, एंड थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में
आईसी चिप का प्रयोग किया गया। एंड फोर्थ जनरेशन की पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वर्ग शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया? ऑप्शन ए ग्रेस हॉपर, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी है बिल गेट्स, या ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेस हॉपर। ग्रेस हॉपर ने कंप्यूटर वर्ग शब्द का पहली बार प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स कर्नेल का आविष्कार किसने किया? जो लाइनेक्स कर्नेल का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए रिचर्ड स्टॉलमैन, ऑप्शन बी लाइनस टॉरवाल्ड, ऑप्शन सी डेनिस रिची, एंड ऑप्शन डी है केन थॉम्पसन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लिनियस टॉरवाल्ड। लाइनेक्स कर्नेल का आविष्कार किसने किया? तो लाइनेक्स कर्नेल का आविष्कार लिनियस टॉरवाल्ड ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मीन्स जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें मेल मर्ज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बड़े दस्तावेज को विभाजित करने के लिए, ऑप्शन बी व्यक्तिगत रूप से कस्टमाइज ईमेल या पत्र भेजने के लिए, ऑप्शन सी है दस्तावेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, या ऑप्शन डी है फॉन्ट बदलने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत रूप से कस्टमाइज ईमेल या पत्र भेजने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। मीन्स मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो व्यक्तिगत रूप से कस्टमाइज ईमेल पत्र भेजने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ से मेल से पता चल रहा होगा कि मेल करने के लिए किस चीज़ की बात की जा रही है। तो मेल या पत्र भेजने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल पैनल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें स्टाइल पैनल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट को बोल्ड करना, ऑप्शन बी दस्तावेज को एक समान रूप देना, ऑप्शन सी स्पेलिंग चेक करना, या ऑप्शन डी वेब पेज नंबर जोड़ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दस्तावेज को एक समान रूप देना। क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल पैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल पैनल का मुख्य उद्देश्य है दस्तावेज को समान स्वरूप प्रदान करना। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाना है कि क्वेश्चन नंबर क्या है। जो मैंने पीडीएफ बनाया है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े मिस्टेक हो गए हैं, आगे पीछे हो गए हैं। तो आपके 40 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं, और जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से एक से फिर से शुरू होते हैं। तो आपको यहाँ से नहीं देखना है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन कितने हुए हैं। आपको मैं पूरे 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपके 42 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रैक चेंज का मुख्य उपयोग क्या होता है? जो ट्रैक चेंज का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है या किसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए दस्तावेज फॉर्मेटिंग के लिए, ऑप्शन बी दस्तावेज में ट्रैक को स्वीकृति और अस्वीकृति करने के लिए, ऑप्शन सी है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन सी है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, या ऑप्शन डी है दस्तावेज में बदलाव को ट्रैक और स्वीकृति प्रदान करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दस्तावेज में बदलाव को ट्रैक और स्वीकृति अस्वीकृति करने के लिए। ट्रैक चेंज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ट्रैक और स्वीकृति अस्वीकृति के लिए इसका ट्रैक चेंज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इस लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है केवल टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ऑप्शन बी है अध्याय या खंड शीर्षक बनाने के लिए, ऑप्शन सी फॉन्ट साइज बदलने के लिए, या ऑप्शन डी केवल लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी अध्याय या खंड शीर्षक बनाने के लिए हेडिंग 1 का प्रयोग किया जाता है। अध्याय या खंड शीर्षक बनाने के लिए हेडिंग 1 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट फील्ड डेटा क्या करता है? मीन्स सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद फील्ड पे जाएंगे, फील्ड के बाद डेट पे जाएंगे। तो ये क्या करता है? ऑप्शन ए है तारीख जोड़ता है, ऑप्शन ए क्या है तारीख जोड़ता है जो दस्तावेज के साथ स्वतः अपडेट हो जाती है, ऑप्शन बी फाइल का नाम बदलता है, ऑप्शन सी पेज नंबर जोड़ता है, या ऑप्शन डी है
लाइन ब्रेक जोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या है? यहाँ आप देख सकते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट फील्ड एंड डेट, जब उसने डेट के लिए कहा है तो डेट से डेट ही आएगा। इसका आंसर क्या होगा? सही ऑप्शन ए, तारीख जोड़ता है जो दस्तावेज के साथ स्वतः अपडेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने कभी तारीख डाली और वो दस्तावेज के साथ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? तो फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। इसका मतलब जो होता है, जैसे कि आपने कोई लेटर लिखा या कोई आपने पैराग्राफ लिखा, आपकी उसमें एक मीनिंग गलत हो जाती है और आपने देखा कि वो मीनिंग मुझे सभी जगह सही करनी है, तो आप फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल एच दबाएंगे तो आपको एक बॉक्स खुलेगा, इसको फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स कहा जाता है। ऊपर ऑप्शन होगा फाइंड का, फाइंड में आपको वो शब्द डालना है जो आपका गलत हो गया है, और रिप्लेस में उस शब्द को डालना है जो आपका सही शब्द है, आपने उसको डाला। और वहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस ऑल। यदि एक जगह करना चाहते हैं तो एक जगह कर देंगे ओनली रिप्लेस, यदि आप सभी जगह बदलना चाहते हैं तो कर देंगे रिप्लेस ऑल। तो इससे फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग हो जाएगा, मीन्स जो आपका शब्द गलत था वो सभी जगह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट कैसे जांची जाती है? जैसे कि आप चाहते हैं कि आपने जो पैराग्राफ लिखा या आपने पेज बनाया उसमें कितने अक्षर हैं, आप उसको कैसे गिन सकते हैं? किस ऑप्शन के जरिए, किस मेन्यू के जरिए जा सकते हैं, गिन सकते हैं? ऑप्शन ए है टूल्स वर्ड काउंट, ऑप्शन बी एड वर्ड काउंट, ऑप्शन सी व्यू वर्ड काउंट, या ऑप्शन डी है इंसर्ट वर्ड काउंट। आंसर होगा इसका ऑप्शन ही सही, टूल्स वर्ड काउंट। जैसे कि आप टूल्स मेन्यू में जाते हैं और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है वर्ड काउंट का, तो आप वहाँ से वर्ड देख सकते हैं कि कितने वर्ड टोटल लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मीन्स जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें टेम्पलेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट का बैकअप लेना, ऑप्शन बी पूर्व निर्धारित स्वरूप के साथ नया दस्तावेज बनाना, ऑप्शन सी फाइल को पीडीएफ में बदलना, या ऑप्शन डी है नंबर लाइन जोड़ना। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी पूर्व निर्धारित स्वरूप से के साथ नए दस्तावेज बनाना। पूर्व निर्धारित स्वरूप के साथ नए दस्तावेज बनाना, जैसे कि आपने लिब्रे ऑफिस राइटर खोला और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, टेम्पलेट की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। और जैसे आप इसमें जाएंगे टेम्पलेट में तो आपको कुछ फॉर्मेट पहले से बने मिल जाएंगे, आपको फॉर्मेट बने मिल जाएंगे। आप उस फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो आप उसमें हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, आप जो भी नाम चेंज करना चाहें उसको आप हर चीज़ चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें क्या होगा, टेम्पलेट में एक फॉर्मेट बना हुआ मिल जाएगा, तो आपको फॉर्मेट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसी फॉर्मेट में सबको चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा कि टेम्पलेट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रैप टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मीन्स जो रैप टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पेज नंबरिंग के लिए, ऑप्शन बी छवियों को टेक्स्ट के साथ व्यवस्थित करने के लिए, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग बदलने के लिए, या ऑप्शन डी है लाइन स्पेसिंग के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है जो रैप टेस्ट है इसका प्रयोग क्या होता है? तो इसका प्रयोग होता है ऑप्शन बी छवियों को टेक्स्ट के साथ व्यवस्थित करने के लिए रैप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप कैप विकल्प किसके लिए उपयोग होता है? जो ड्रॉप कैप होता है इसका क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टेबल के लिए, ऑप्शन बी किसी पैराग्राफ के अक्षर को बड़ा बनाने के लिए, ऑप्शन सी केवल मार्जिन बदलने के लिए, या ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है जो ड्रॉप कैप है इसका क्या प्रयोग होता है, क्या उपयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा लिखने के लिए। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर में पहला अक्षर जैसे सबसे बड़ा आ जाता है और उसके बाद 5-6 और लाइन लिखी होती हैं। जो पहला अक्षर होता है वो ड्रॉप कैप के जरिए लिखा जाता है, जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है और बकाया अक्षर छोटे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और 50 क्वेश्चन और बचे हैं, जिनमें से आपके कुछ ट्रू फॉल्स होंगे और कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आप 50 क्वेश्चन तक आए हैं और 50 क्वेश्चन तक और चलिए साथ में, मैं भी चलता हूँ साथ में और आप भी साथ में चलिए, चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 51। आपका 51 क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है, सेल रेफरेंस का उद्देश्य होता है किसी अन्य सेल के डेटा को उपयोग करना। सेल रेफरेंस का क्या प्रयोग होता है, किसी अन्य सेल के डेटा को, मोबाइल भी हैंग कर जाता है कभी कभी। आंसर क्या है इसका, किसी अन्य सेल के डेटा को उपयोग करना। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस का क्या उद्देश्य होता है, तो सेल रेफरेंस का उद्देश्य होता है किसी अन्य सेल के डेटा का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटो फिल्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मीन्स ऑटो फिल्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है, डेटा को फिल्टर और व्यवस्थित करने के लिए। ऑप्शन बी, सभी सेल्स को डिलीट करने के लिए। ऑप्शन सी, ग्राफ बनाने के लिए। या ऑप्शन डी, सेल फॉर्मेटिंग के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा को फिल्टर और व्यवस्थित करने के लिए ऑटो फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। मीन्स डेटा को फिल्टर और व्यवस्थित करने के लिए ऑटो फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस में पाइवोट टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा का सारांश प्रस्तुत करने के लिए पाइवोट टेबल का प्रयोग किया जाता है। मीन्स डेटा का सारांश प्रस्तुत करने के लिए पाइवोट टेबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम फंक्शन का उपयोग क्या करता है। मीन्स क्वेश्चन में पूछा गया है जो सम फंक्शन है इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए, संख्याओं का औसत निकालता है। ऑप्शन बी, चयनित सेल की कुल राशि जोड़ता है। ऑप्शन सी, सेल को डिलीट करता है। या ऑप्शन डी, डाटा फिल्टर करता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, चयनित सेल्स की कुल राशि जोड़ता है। मीन्स जितने भी आप सेल चयनित कर देंगे उन सभी की जो भी नंबर होंगे, जैसे 2 4 5 10 कितने भी सेल हों और उसमें कुछ भी राशि पड़ी हो, 1000 500 2000, सम फंक्शन क्या होता है, इन सभी का योग कर देता है, मीन्स जोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग क्या होता है। मीन्स जो कंडीशनल लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए, किसी सेल का स्वरूप डेटा के आधार पर बदलने के लिए। ऑप्शन बी, पेज ब्रेक के लिए। ऑप्शन सी, डाटा मर्ज करने के लिए। या ऑप्शन डी है, सेल्स की गिनती के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी सेल्स का स्वरूप डेटा के आधार पर बदलने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। मिस लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग होता है, किसी सेल्स का स्वरूप डेटा के आधार पर बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस जिस चिन्ह लगा हुआ है इसे बोलते हैं टिल्ड का चिन्ह बोलते हैं। क्या चिन्ह बोलते, चिन्ह का नाम क्या है, टिल्ड, TILD, इसे बोलते टिल्ड। कंट्रोल प्लस टिल्ड का उपयोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए होता है। जो टिल्ड का चिन्ह का प्रयोग होता है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए होता है। ऑप्शन ए, फॉर्मूला दिखाने के लिए। ऑप्शन बी, सभी सेल्स को क्लियर करने के लिए। ऑप्शन सी, डेटा को मर्ज करने के लिए। या ऑप्शन डी, शॉर्टकट हटाने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर्मूला दिखाने के लिए। जो टिल्ड ऑप्शन होता है, कंट्रोल प्लस टिल्ड से क्या होता है, फॉर्मूला दिखाने के लिए कंट्रोल प्लस टिल्ड चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एब्सोल्यूट रेफरेंस को किससे प्रदर्शित किया जाता है। मीन्स एब्सोल्यूट रेफरेंस को किससे प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए, $A $1। ऑप्शन बी, A1। ऑप्शन सी, $1। ऑप्शन डी, $A1। इसका सही आंसर होगा, यदि कोई सेल एब्सोल्यूट है तो वो कैसे किस प्रकार होगी। ऑप्शन होगा ए सही, पहले डॉलर आएगा, फिर पहले डॉलर आएगा। जो ए होते हैं, जो ABCD होते हैं, इनसे कॉलम शो होते हैं। और जो 1 2 3 होती हैं, 1 2 3 होती हैं, वो क्या होती हैं, 1 2 3 होती हैं। जो रो होती हैं, मिस कहने का मतलब जो रो होती हैं वो 1 2 3 से शो होती हैं। मिस कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे मैं बना के बताता हूँ आपको, ये कॉलम हो गए, जी किससे शो होते हैं, ABCD से। कॉलम होते हैं ABCD से प्रदर्शित होते हैं। और जो रो होती हैं ये 1 2 3 से प्रदर्शित होती हैं। रो किससे प्रदर्शित होती हैं, 1 2 3 से रो प्रदर्शित होती हैं। तो आपको यहाँ से पता चला कि यहाँ पर रो कौन है, तो
कॉलम ये हो गए, और रो लेटी हुई रो हो गई, और खड़े हुए कॉलम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फंक्शन का मुख्य उपयोग क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फंक्शन का मुख्य उपयोग क्या होता है? ऑप्शन ए सतर्क लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए, ऑप्शन बी केवल ग्राफ बनाने के लिए, ऑप्शन सी सेल मर्ज करने के लिए, या ऑप्शन डी डेटा को फिल्टर करने के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही, सतर्क लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए इफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फंक्शन का उपयोग क्या होता है? तो सतर्क लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए इफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजैक्शन का उपयोग होता है। मीन्स जो स्लाइड ट्रांजैक्शन का उपयोग क्या होता है? ऑप्शन ए है स्लाइड बदलने पर प्रभाव दिखाने के लिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी स्लाइड डिलीट करने के लिए, या ऑप्शन डी बैकग्राउंड बदलने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्लाइड बदलने पर प्रभाव दिखाने के लिए। जैसे कि आपने इम्प्रेस में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक स्लाइड बनाई, दूसरी स्लाइड बनाई, आपने 5 स्लाइड बनाई, और एक स्लाइड खत्म होने के बाद जो दूसरी स्लाइड आएगी उसमें आपने जो एनिमेशन ट्रांजेक्शन लगाया वो होता है स्लाइड ट्रांजेक्शन। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड आने पर उसमें जो क्या कहते हैं, जो चेंजेज होती है, जो बदलता है, जो प्रभाव पड़ता है, उसे कहते हैं स्लाइड ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन का क्या उपयोग होता है? जो कस्टम एनिमेशन होता है, स्लाइड ट्रांजेक्शन होता है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने पर जो ट्रांजेक्शन होता है उसे स्लाइड ट्रांजेक्शन कहते हैं। एंड जो कस्टम एनिमेशन होता है इसका क्या उपयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट में एनिमेशन जोड़ने के लिए। जैसे कि आपने उसमें कोई कुछ लिखा, जैसे आपने कंप्यूटर लिखा, फोटो लगाई, यदि आप उसमें एनिमेशन देते हैं कि जब आप उस स्लाइड में जाएं पहले स्लाइड एनिमेशन हो, उसके बाद जो उस स्लाइड के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें एनिमेशन आए, तो वो होता है कस्टम एनिमेशन के जरिए इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या होता है? इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या होता है? ऑप्शन ए है सभी स्लाइड पर एक समान फॉर्मेट लागू करना, ऑप्शन बी स्लाइड को डिलीट करना, ऑप्शन सी टेक्स्ट को बोल्ड करना, या ऑप्शन डी स्लाइड का नाम बदलना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सभी स्लाइड पर एक समान फॉर्मेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्लाइड मास्टर का प्रयोग किया जाता है। तो स्लाइड मास्टर का क्या उद्देश्य हो गया ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंड आउट व्यू का उपयोग किसके लिए होता है? जो हैंड आउट व्यू है इसका उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है प्रिंट लेआउट देखने के लिए, ऑप्शन बी स्लाइड डिलीट करने के लिए, ऑप्शन सी स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए, या ऑप्शन डी स्लाइड एनिमेशन के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रिंट लेआउट दिखाने के लिए हैंड आउट व्यू का प्रयोग किया जाता है। प्रिंट लेआउट दिखाने के लिए हैंड आउट व्यू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस में F5 का उपयोग किसके लिए होता है? जो इम्प्रेस में F5 का क्या प्रयोग होता है? ऑप्शन ए स्लाइड शो शुरू करता है, नई स्लाइड जोड़ता है, या स्लाइड डिलीट हो जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपके 63 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आपके क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स जिसकी संख्या है 37। यहाँ पर आपके 63 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और अब जो 37 क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स के। इसी प्रकार आपका पेपर आएगा, लगभग 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के रहेंगे, और जो 60 से 65 क्वेश्चन किसके रहेंगे? ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो चलते हैं ट्रू फॉल्स किस प्रकार पूछ जाते हैं। क्वेश्चन वन में पूछा गया है, कंप्यूटर में BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम एक हिस्सा होता है। जो कंप्यूटर में BIOS ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा होता है, इसका आंसर होगा फॉल्स। मैंने बेस्ट डिस्क्रिप्शन के लिखा है कि आपको इसमें समझ में आ सके। इसका आंसर होगा फॉल्स। BIOS एक फार्मवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले सिस्टम को बूट करने में मदद करता है। जैसे कि आपने कंप्यूटर में पावर दिया, तो आपने देखो जैसे पावर देते हैं वैसे मीन्स माउस और कीबोर्ड में लाइट आ जाती है, तो इसका काम होता है चेक करना कि सभी सिस्टम वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम
का डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो रैम का डेटा है वो स्थायी रूप से संग्रहित होता है। इसका आंसर होगा फॉल्स। जो रैम का डाटा होता है वो अस्थायी होता है। मिस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का उपयोग केवल कंप्यूटर का उपयोग करके केवल गणना की जा सकती हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिर्फ मिस कंप्यूटर का प्रयोग करके केवल गणना की जा सकती है। इसका आंसर होगा फॉल्स। कंप्यूटर का उपयोग करके डेटा प्रोसेसिंग, सिमुलेशन और संचार के लिए भी उपयोग किया जाता है। क्या आप जोड़ घटाना बस कर सकते हैं? नहीं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कुछ भी आप कंप्यूटर में अब हर चीज हर वर्क कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। आप मूवी देख सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, कुछ जैसे लैपटॉप आता है उसमें फोटो भी क्लिक हो जाती हैं। तो कंप्यूटर का प्रयोग हर सेक्टर में होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP सुरक्षित प्रोटोकॉल है। आंसर होगा फॉल्स। HTTP क्या होता है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सुरक्षित प्रोटोकॉल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों जो सुरक्षित प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है? HTTPS। जो सुरक्षित प्रोटोकॉल होता है वो होता है HTTPS। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच यहाँ पे थोड़ा वो देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। इसका आंसर होगा सही, ट्रू। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम चलाना। इसका आंसर होगा फॉल्स। जैसे कि मल्टी प्रोसेसिंग लिखा है तो मल्टी मतलब होता है कि एक साथ और काम करना। इसका आंसर होगा फॉल्स। मल्टी प्रोसेसिंग में एक से अधिक प्रोग्राम भी चलाए जा सकते हैं। तो वहाँ पर जी जरूर नहीं रहता है कि आपके सारे आंसर सही हों या सारे आंसर गलत भी हों, मीन्स सारे आंसर गलत हों। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैच मेमोरी प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। जो कैच मेमोरी होती है उसका प्रयोग प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा सही। जो कैच मेमोरी है प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की पीढ़ी केवल हार्डवेयर में सुधार से संबंधित है। जो कंप्यूटर की पीढ़ी है केवल हार्डवेयर में सुधार के लिए संबंधित है। इसका आंसर होगा फॉल्स। कंप्यूटर की पीढ़ियां हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में दोनों में सुधार से संबंधित है। मीन्स जो क्या जनरेशन आई है सिर्फ एक ही चीज के लिए हार्डवेयर के लिए संबंधित है? नहीं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के सुधार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है TCP/IP इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा सही। जो TCP/IP होता है मैंने फुल फॉर्म इसकी बताई थी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रिंटर है ये क्या आउटपुट डिवाइस है? तो बिल्कुल सही है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं जो SSC की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उन सब की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उनसे वो वीडियो जरूर देख लें क्योंकि मैंने एक वीडियो इनपुट आउटपुट का बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं। और एक वीडियो में आपके लिए इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म जो हमेशा पूछी गई हैं और आपके एग्जाम में पूछ जाएगी, तो आप उन वीडियो को जरूर देख लें। उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर में केवल एक प्रोसेसर होता है। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं क्या उनमें एक प्रोसेसर होता है? तो आंसर होगा फॉल्स। सुपर कंप्यूटर में एक प्रोसेसर नहीं होते। सुपर कंप्यूटर में कितने प्रोसेसर होते हैं? हजारों की संख्या में प्रोसेसर होते हैं।
तो मैं आपके लिए क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी लोग कहते हैं आपको सिर्फ ट्रू ट्रू लगाना है, तो ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। आपने देखा कि यहाँ पर आपको सिर्फ अभी 1 से 2 क्वेश्चन मिले होंगे ट्रू वाले, बकाया सब फॉल्स वाले मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का उपयोग नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है। आंसर होगा सही, जो फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, नेटवर्क सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर होगा फॉल्स। लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन और क्लोज सोर्स का मतलब होता है जैसे कि जिसे आप इंटरनेट की मदद से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो होता है ओपन सोर्स। और जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है वो होता है क्लोज सोर्स। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट है, वो एक क्लोज सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम आप में नहीं है, तो आपको उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, आपको किसी दुकान से डलवानी पड़ेगी जिसके पास लाइसेंस अवेलेबल होगा। यदि आप लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट की मदद से क्रोम से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये होता है ओपन सोर्स एंड क्लोज सोर्स का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग केवल कंप्यूटर में किया जाता है। आंसर होगा गलत। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग केवल कंप्यूटर में किया जाता है। आंसर होगा फॉल्स। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग मोबाइल, ऑटोमोबाइल और अन्य उपकरणों में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर केवल कंप्यूटर वायरस केवल इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। तो आंसर होगा गलत। कंप्यूटर में जो वायरस होता है केवल इंटरनेट की मदद से फैलता है। आंसर होगा फॉल्स। वायरस यूएसबी, ईमेल और अन्य माध्यम से भी फैलता है। जो वायरस होता है वो कहीं से भी आ सकता है, जैसे आपने कभी अपना मोबाइल कनेक्ट किया उससे भी आ सकता है, यूएसबी पोर्ट से भी आ सकता है, ईमेल के जरिए भी आ सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि ये वायरस केवल इंटरनेट से ही आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एस डी एस एस डी एच डी डी से बहुत तेज और कुशल होती है। इसका आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनएक था। आंसर होगा बिल्कुल सही। कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनएक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएससी डबल आई कोड 16 बिट सिस्टम का प्रयोग करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो आस्का ये एएससी डबल आई कोड 16 बिट सिस्टम का प्रयोग करता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। एएससी डबल आई कोड 7 बिट या 8 बिट सिस्टम का प्रयोग करता है, 16 बिट का प्रयोग न करके 7 बिट या 8 बिट का सिस्टम का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो आंसर होगा बिल्कुल ट्रू। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमटीपी ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। एसएमटीपी ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। एसएमटीपी का प्रयोग, आंसर होगा इसका फॉल्स। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि एसएमटीपी ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, आंसर होगा फॉल्स। इसमें आगे पढ़ते हैं, एसएमटीपी ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि आईएमएपी पीओपी ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मीन्स एसएमटीपी प्राप्त करने के लिए नहीं, भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में डेटा रोम में डेटा को बदला नहीं जा सकता। तो आंसर होगा सही। रोम में जो भी डेटा सेव होता है उसको बदला नहीं जा सकता। रोम में जो भी डेटा सेव होता है उसे बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव की रोटेशन स्पीड डेटा एक्सेस टाइम को प्रभावित करती है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव की रोटेशन स्पीड होती है वो डेटा एक्सेस टाइम को प्रभावित करती है। तो आंसर होगा सही। ये सही सत्य कथन है। तो आपको देखना है जो क्वेश्चन सही है उस पर सही पे लगाना है, और जो फॉल्स लगे आपको उस पर फॉल्स पे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल जेट का उपयोग डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा फॉल्स। कंट्रोल जेट का उपयोग अंडो करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल जेट का प्रयोग किसके लिए होता है, कंट्रोल जेट होता है अंडो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बिना सभी हार्डवेयर घटक सॉफ्टवेयर के बिना बेकार है। क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की सभी हार्डवेयर घटक सॉफ्टवेयर के बिना बेकार है। तो आंसर होगा सही। आंसर क्या होगा,
ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनएस का उपयोग डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा बिल्कुल सही, जो डीएनएस का उपयोग डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपके थोड़ी सी और क्वेश्चन बचे हैं, 10-12 और बचे होंगे और चलते हैं समाप्ति की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया फाइलों में केवल डेटा टेक्स्ट हो सकता है। जो मल्टीमीडिया फाइल होती हैं, क्या उनमें केवल डेटा टेक्स्ट हो सकता है? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। मल्टीमीडिया फाइलों में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो डेटा ये सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आंसर होगा सही, जो एक बिट होती है ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। एक बिट होती है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर एक एक करके कोड को अनुवाद करता है। जो कंपाइलर होता है, क्या वो एक एक करके कोड को अनुवाद करता है? इसका आंसर होगा फॉल्स। एक एक करके कौन अनुवाद करता है? तो एक एक करके इंटरप्रेटर अनुवाद करता है। और जो कंपाइलर होता है ये एक बार में पूरा कोड अनुवाद करता है। जो कंपाइलर होता है वो एक बार में पूरा कोड अनुवाद करता है, और इंटरप्रेटर होता है वो एक एक लाइन बाय लाइन प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर की भौतिक उपस्थिति नहीं होती। सॉफ्टवेयर की क्या कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती? तो आंसर होगा सही, सॉफ्टवेयर की कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर मुख्य मेमोरी रजिस्टर मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमे होते हैं। तो आंसर होगा इसका फॉल्स, रजिस्टर मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमे नहीं होते बल्कि तेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन LAN लोकल एरिया नेटवर्क बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स, जो लैन होता है ये छोटे से स्थान के लिए होता है। जैसे एक बिल्डिंग में नेट लगाना हो, मीन्स एक बिल्डिंग में कह सकते हैं, एक स्थान पर छोटे स्थान के लिए कह सकते हैं, लेकिन बड़े स्थान के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा? जो बैन होता है, बैन का प्रयोग होता है बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करने के लिए, और जो लैन होता है उसका प्रयोग छोटे से स्थान के लिए किया जाता है। जैसे एक बिल्डिंग हो गई, एक कोचिंग संस्थान हो गई, वहां पर लैन का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर को एक आउटपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आंसर होगा सही, जो कंप्यूटर के मॉनिटर होता है वह एक आउटपुट डिवाइस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी मुख्य वर्चुअल मेमोरी मुख्य मेमोरी का विस्तार करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग करती है। तो आंसर होगा बिल्कुल सही, जो वर्चुअल मेमोरी होती है मुख्य मेमोरी का विस्तार करने के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। तो आंसर होगा सही, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन में बताया था क्वेश्चन में, कि जो माइक्रोसॉफ्ट आपका होता है वो होता है क्लोज सोर्स, आप उसको डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते। जो लिब्रे ऑफिस है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप उसको डायरेक्ट क्या है इंटरनेट की मदद से क्रोम से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको गूगल के द्वारा या क्रोम के द्वारा डायरेक्ट डाउनलोड किया जा सकता है वो होते हैं ओपन सोर्स, और जिसे इंटरनेट पर डायरेक्ट डाउनलोड नहीं किया जा सकता, में जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, वो होते हैं क्लोज सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपीजी एक वीडियो फॉर्मेट है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जेपीजी क्या होता है? एक जेपीजी क्या होता है? एक इमेज फॉर्मेट होता है। जेपीजी क्या होता है? एक इमेज फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्चर का उपयोग बॉट्स को रोकने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा सही, कैप्चर का प्रयोग बॉट्स को रोकने के लिए किया जाता है। कैप्चर का प्रयोग बॉट्स को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसक्यूएल का उपयोग केवल डेटा को हटाने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स, एसक्यूएल का प्रयोग डेटा को हटाने के लिए नहीं किया जाता है। एसक्यूएल का उपयोग डेटा को हटाने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा फॉल्स, एसक्यूएल का उपयोग डेटा जोड़ने, हटाने, संशोधित करने और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने तमाम दोस्तों को जरूर शेयर करें
जिनका भी एग्ज़ाम है, यदि ओ लेवल का भी एग्ज़ाम है, जिसमें यदि आईटी का पेपर हो, तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अपना एक छोटा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।